नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड जिसे 1964 के टाइम में बनाया गया था, वक्फ एक्ट 1954 के तहत में, जिसे फर्दर बाद में 1995 में के टाइम में अमेंड किया गया और 2000 के टाइम में फिर से इसे अमेंड किया गया। अब 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से अमेंड करना चाह रही है वक्फ एक्ट में। जो भी इसमें खामियां हैं, जो भी इसको लेकर डिस्प्यूट्स है वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर वक्फ एक्ट के तहत में जो राइट्स दिए जाते हैं, इन तमाम पॉइंट्स पर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करना चाह रही है। और यहाँ पर आर्टिकल देख पाएंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट सेट टू इंट्रोड्यूस मेजर अमेंडमेंट्स टू वक्फ एक्ट, और इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 40 बदलाव करने वाले हैं, 40 चेंजेस या अमेंडमेंट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा है। और आप देख पाएंगे ये जो बेसिकली आर्टिकल्स है, आज का आर्टिकल्स है अगस्त 4 का, और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आर्टिकल देख पाएंगे द इकोनॉमिक टाइम्स के, इवन की बिजनेस टुडे का भी आप आर्टिकल देख पाएंगे जहां पर सेंटर सेट टू ओवरहॉल वक्फ एक्ट, और इस तरीके के आर्टिकल आज के टाइम में पब्लिश हो रहे हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे शुरुआत से, एक्चुअली हुआ क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर पार्लियामेंट में बहुत जल्द यहाँ पर लाने वाली है एक अमेंडमेंट जो कि वक्फ एक्ट को लेकर है, जिसमें वक्फ बोर्ड के को लेकर जो इनके पास में राइट्स हैं, जो प्रॉपर्टी के राइट्स इनके पास में होते हैं, और बाकी जो डिस्प्यूट्स है प्रॉपर्टीज को लेकर, इन तमाम पॉइंट्स पर यहाँ पर बदलाव करने की बात की जा रही है। और इसको लेकर जो बिल है, इस बिल में लगभग 40 अमेंडमेंट की बात की गई है, और इस बिल को फ्राइडे के दिन में इसे अप्रूवल दी जा चुकी है कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट की तरफ से। अब 40 अमेंडमेंट्स में से कुछ अमेंडमेंट्स की बात करें, कुछ बदलाव की बात करें, तो इनमें से जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं उनमें से जो वक्फ बोर्ड है आज के टाइम में, उसे फिर से रीस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है। जिस तरीके से आज के टाइम में जो इनके मेंबर्स हैं, इनके मेंबर्स में बदलाव किए जाएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड में इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, जिसे हम शॉर्ट में आईएएस भी कहते हैं, इसे यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। इवन इसके अलावा जो वेरिफिकेशंस है, इसको इंश्योर करने की बात की जा रही है कि जो लैंड है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो वक्फ बोर्ड है वो किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर देती है, और क्लेम करने के बाद में जो प्रॉपर्टी ओनर्स है वो भी इस लैंड को वक्फ बोर्ड से ले नहीं पाती, और इसको लेकर बहुत टफ प्रोविजंस है कि इस क्लेम करने के बाद में वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर इसे लेकर अप्रोच नहीं किया जा सकता। आपको बता दें इसके अलावा यहाँ पर सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 14 जो है वक्फ एक्ट का, इसमें भी बदलाव करने की बात की जा रही है, जिसमें कंपोजिशंस के बारे में कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और स्टेट वक्फ बोर्ड है, इसके कंपोजिशंस के बारे में जो बदलाव है इसके बारे में बात की जा रही है। इवन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो वुमेन है इसमें शामिल हो सकती है। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन है, फ्रेश वेरिफिकेशन है, इसके बारे में भी बात की जा रही है कि कभी कभी क्लेम करने के बाद में जो प्रॉपर्टी है उसे वेरीफाई नहीं किया जाता, इसको लेकर भी यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो पहले ये समझते हैं कि जो वक्फ एक्ट है जो 1954 के टाइम में लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, जिसका मेन पर्पस ये था कि जो वर्क है रिलेटेड टू वक्फ, इसको लेकर जो सिंप्लीफिकेशंस है या सिंप्लीफाई करना इसके कामों को, और बाकी जो प्रोविजंस है, वेरियस प्रोविजंस, इसको लेकर बनाने की बात की गई इसमें। और इस एक्ट के तहत में जो क्लेम्स की जो हम बात करते हैं, उसमें वक्फ प्रॉपर्टी से लेकर जो मेंटेनेंस है इसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो वक्फ एक्ट 1954 के तहत में ही 1964 के टाइम में एक बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल वक्फ बोर्ड। आज के टाइम में तो हर एक स्टेट में स्टेट वक्फ बोर्ड है, लेकिन 1964 के टाइम में पहली बार सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया गया, जो कि उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में था, जिनका काम ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती वक्फ बोर्ड के फंक्शनिंग के रिलेटेड। और ऐसा नहीं कि 1954 के टाइम में पहली बार वक्फ बोर्ड का जिक्र किया गया, इसके पहले भी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है इसको लेकर जिक्र किया गया था। और इसको लेकर ब्रिटिश एरा के टाइम में भी ये काफी ज्यादा विवाद में था, क्योंकि इसको लेकर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो चाह रही थी कि इसमें नकेल कसी जाए, और यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, वो ये चाह रही थी कि इसमें ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहां से किसी भी तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो न लगाई जाए। लेकिन आपको बता दें कि 1964 के टाइम में जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, इनका बेसिकली मेन पर्पस क्या था। लेकिन पहले आपको बताना चाहते हैं वक्फ का जो बेसिकली मीनिंग क्या, लिटरल मीनिंग क्या है। ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑफर किया जाता है भगवान के नाम पर, गॉड के नाम पर, या फिर मनी जो पब्लिक वेलफेयर के नाम पे दिया जाता है। तो बेसिकली जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, इसके पीछे पर्पस ये था। इनमें से यहाँ पर ये भी चीजें कही जाती है कि जो मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज है ये भी इनके अंडर में आता है। इवन कि कोई भी मुस्लिम पर्सन अगर अपना मनी, लैंड, हाउस अगर डोनेट करना चाहता है
तो ये वक्फ बोर्ड को इजिली ये डोनेट कर सकता है और इसी पर्पस के लिए वक्फ बोर्ड को बनाया गया। आपको बता दें कि आज के टाइम में जो वक्फ बॉडीज हैं ये लोकल से लेकर नेशनल लेवल तक में है, जिसका बेसिकली पर्पस होता है मेंटेन एंड मैनेज दिस प्रॉपर्टीज। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा हो कि ये जो प्रॉपर्टी डोनेट की जाती है और जो प्रॉपर्टी आज के टाइम में वक्फ बोर्ड के पास में है उसका फिर क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक एक्सपर्ट्स वो ये मानते हैं कि जो प्रॉपर्टी है इनका बेसिकली जो पर्पस होता है डोनेट करने को लेकर कि पुअर और जो नीडी पीपल है इसकी मदद की जाए, इवन कि जो एजुकेशन, मोस्क या फिर इनके रिपेयर या मेंटेन के लिए जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अरेंज किया जाता है। इसके अलावा चैरिटेबल जो वर्क्स है इसके लिए भी यहाँ पर हेल्प करने के लिए चीज़ें ये प्रॉपर्टी को यहाँ पर डोनेट किया जाता है और इसी के लिए यहाँ पर वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया ये बनाया गया यहाँ पर। और इसके तहत में कहा जाता है कि आज के टाइम में 30 जैसे वक्फ बोर्ड है जो आज के टाइम में हर एक स्टेट में किसी स्टेट में एक से ज़्यादा भी है, इवन कि यूटीज़ में भी यहाँ पर वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया है, जिसका बेसिकली जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में ही है। और आज के टाइम में सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वक्फ बोर्ड के साथ में कोऑर्डिनेशंस करती है ताकि प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस कर सके। और एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की बात करें तो आज के टाइम में 8.70 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास में है जो लगभग 9.40 लाख एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है। फर्दर इसी एक्ट में 1995 के टाइम में अमेंड किया जाता है और इस अमेंड में यहाँ पर प्रोविजंस रखा जाता है कि जो इसके पहले सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया गया था और इसे यहाँ पर अमेंड करके हर एक स्टेट और यूटीज में बनाने के जो प्रोविजंस हैं वो रखे गए, जिसमें औकफ को रेगुलेट करने की बात की गई। औकफ मींस एसेट्स डोनेटेड एंड नोटिफाइड एज वक्फ, जो वकीफ के द्वारा दिया था। वकीफ मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी डेडिकेट करता है खासकर वक्फ बोर्ड को। इसके बाद में 2013 में फिर से अमेंड की जाती है यूपी गवर्नमेंट के तहत में और इसके बाद में वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे दी जाती है कि इसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है, खासकर इसके क्लेम को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स क्यों है आज के टाइम में। देखिए, अगर हम हिस्ट्री थोड़ा खंगाले तो आप पाएंगे कि ऐसे फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स हैं खासकर वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर, जिनमें से बिगेस्ट कंट्रोवर्सी की हम बात करें तो वक्फ बोर्ड को लेकर जो राइट आज के टाइम में दिए जाते हैं कि इनके पास में इतने राइट्स है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है। अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करती है तो मतलब ये हुआ कि वक्फ बोर्ड अब वो प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले सकती है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है। और ये कभी आगे आने वाले टाइम में ये डिफिकल्ट होता है इसे रिवर्स करने में इस क्लेम को लेकर, जो कि अपने आप में एक बिगेस्ट कंट्रोवर्सी माना जाता है। इवन की सेक्शन 85 की हम बात करें वक्फ एक्ट को लेकर कि जो वक्फ बोर्ड का डिसीजन होता है उसे सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, ना ही इसे हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि यहाँ पर जो ये अमेंडमेंट 40 अमेंडमेंट्स की बात की गई है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखिए, लास्ट ईयर बात करें 2023 की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को ये कहा था कि 123 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनका फिजिकल इंस्पेक्शंस आप कीजिए, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने 2013 के टाइम में कुछ प्रॉपर्टीज 123 ऐसे प्रॉपर्टीज थे जो कि वक्फ बोर्ड को दे दिए थे और इसको लेकर वेरिफिकेशंस नहीं की गई और इसी को लेकर लास्ट ईयर ये जो मामला है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया कि आप इसे इंस्पेक्शन कीजिए और अब इस बार इसी वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की बात की जा रही है। इवन कि पिछले साल ही अगस्त में यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने भी नोटिस जारी किया था खासकर इस 123 प्रॉपर्टीज को लेकर। इसके अलावा बात करें 2022 के टाइम में तमिलनाडु में एक विलेज है थिरुचेंतुरई, ये जो विलेज है इस पूरे विलेज पर वक्फ बोर्ड ने जो तमिलनाडु का जो वक्फ बोर्ड है ये अपना क्लेम किया और अपना क्लेम करने के बाद में यहाँ पर बेसिकली एक टेम्पल भी था जिसका नाम था सुंदरेश्वरर टेम्पल, इस पर भी अपना क्लेम जताया यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने। इसके बाद में लेकर खासकर प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड जो है ये काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि एक डिबेट से छिड़ गई है कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स लानी चाहिए या फिर रिलीजियस ऑटोनॉमी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। खैर, इसको लेकर यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रेज किया जा रहा है, खासकर आप देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी जो है इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ये बदलाव किए जाते हैं तो इससे बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैओस देखा जा सकता है अगर ये अमेंडमेंट को लाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है तो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ मुस्लिम इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो चीफ है ये सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सेंटर ने अभी इस टाइम में जो प्रपोजल रखा है वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर इनका ये वेलकम कर रहे हैं और इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। खैर, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आपको बताना चाहते हैं कि NDA 3 गवर्नमेंट, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट तीसरी बार यहाँ बनी है, तो इनका एक
ये जो बेसिकली वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट है ये इनकी ब्रॉडर स्ट्रेटेजी का एक पार्ट माना जाता है, क्योंकि वक्फ लैंड के मैनेजमेंट को लेकर, डिक्लेरेशंस को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये इंश्योर करने के लिए ये जो बदलाव है लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप बताइए इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नेंस ये रिसेंटली आयोजित किया गया। आपको बताना ये है कि ये कहाँ पर इसे आयोजित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।